एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। एक वीडियो है जिस पे डॉक्टर इश्तियाक अहमद ऑन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया के ऊपर बात करने वाले हैं। सो देखते हैं इस वीडियो को और उसके बाद फिर रिएक्शन देते हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ से। लेट्स स्टार्ट। जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि ओहदे हाजिर के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि इज बेस्ड इन स्वीडन में है और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बहुत लिखा है और एकेडमिकली जितना उन्होंने पाकिस्तान को अनर्थ किया है, मेरा ख्याल है कम लोगों ने इतना अपने जो एकेडमिक वर्क है वो लोगों के सामने पेश किया है। हाल ही में इनकी बुक भी आई है, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, जो कि पेंगुइन वाइकिंग इंडिया ने पब्लिश की। एक लंबी लिस्ट है जिसको मैं जिक्र कर सकता हूँ। पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, द पाकिस्तान मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, जो कि मुख्तलिफ जगहों पे पब्लिश हुई हैं। द पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लींस्ड, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जिनको मैं वन पे वन नाम लूं तो काफी टाइम लग जाएगा। और बाकी इनकी एकेडमिक पब्लिकेशंस तो वो तो बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मेहरबानी कमर चीमा साहब। मैं आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और पाकिस्तान के इमर्जिंग जो जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक आप बहुत बड़ी आवाज हैं। क्या बात। तो आज बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। तो मुझे उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स भी निकलेंगे। जी इंशाल्लाह सर। बेसिकली जैसे मैं आपसे पहले डिस्कस कर रहा था कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जैसे जो बड़े बड़े एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जिस लेंस से पूरी जिंदगी से पाकिस्तान देखा है वो यंग यूथ तक पहुंचना चाहिए। तो इसी सिलसिले में सर बात का आगाज करते हैं और शुरू करते हैं। सर एक पहले वैसे तो हमने हिस्ट्री की बात करनी है और जारी बात है ये कंटेम्परेरी सिचुएशन के साथ भी लिंक है और जारी बात है ये मुस्तकबिल के लिए भी लिंक होगा। सर, जो पहला सवाल मैं आपको करना चाहता हूं वो पाकिस्तान की यूथ में और भारत की यूथ में वो बड़ा एक कंसर्न्ड क्वेश्चन है। और वो जो सवाल है वो समझा जाता है कि जी पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है और वहां पे सारे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, जबकि भारत में भी मुसलमान है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो एक इस्लामी रियासत चाहते हैं, शरिया बेस्ड स्ट्रक्चर चाहते हैं, जबकि भारत के मुसलमान जो हैं वो सेकुलरिज्म चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ये बेसिकली दोगला मेयार है, ये हिपोक्रेसी है कि शायद आपको पता नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं। सर, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप ये समझते हैं कि ये दोनों तरफ से जो मुसलमान हैं उनकी ये जो डिमांड्स हैं ये लेजिटिमेट हैं? व्हाट इज योर व्यू ऑन सर? देखें, बात सुने, आपने जो डिफाइन कर दिया है पाकिस्तानी या मुसलमानों का डबल स्टैंडर्ड, तो अगर उस पर ही हम लैच ऑन करें तो ये दुरुस्त है। मसलन आप इंडिया को छोड़ के इसको यूरोप में देखें। एक ज़माने में मैंने काउंट किया था कि 15 मिलियन इमिग्रेंट्स वेस्टर्न यूरोप में आके बसे हुए हैं। अब वो शायद 20 मिलियन हो गए होंगे, जो कि अब यूरोपियन यूनियन भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सेटल्ड हैं। और वो एक सेकुलर सोसाइटी में आए, वहाँ की अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया गया तो रेफ्यूजी स्टेटस मिला। हर वो हक जो किसी एक रेफ्यूजी को मिलना चाहिए, इनको वो सारी जो है हकूक मुयस्सर हैं। तो जहाँ जहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज़ में हैं वहाँ उनकी स्टेट पॉलिसी, जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती किसी के खिलाफ, उसको ये पसंद करते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल है। मसला ये हो जाता है कि जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है वहाँ पे एक इनकी फिक्सेशन है, ऑब्सेशन है, एक मेंटल, वो क्या कहना चाहिए, ब्लॉक है कि अगर हम मेजॉरिटी में होंगे तो वहाँ हम इक्वल राइट्स देने को तैयार नहीं है। हाँ, राइट्स जरूर देंगे। उन्हें कहा जाता है ह्यूमन राइट्स पॉलिसी में डिफरेंशिएटेड राइट्स, कि गैर मुसलमानों के हकूक हैं और उसके मुताबिक ही हम उनको
मज़हब की आज़ादी और बाकी चीज़ें देंगे, लेकिन इन सब पे जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल होगा कि ऑल राइट्स एंड फ्रीडम्स विल बी एंजॉयड इन अकॉर्डेंस विद द कुरान एंड सुन्ना, और कुरान एंड सुन्ना मीन्स द शरिया, ठीक है। जी अब सच्ची बात यह है कि शरिया लाइन ड्रॉ करती है मुसलमानों के दरमियान और नॉन मुस्लिम्स के दौरान। जी तो अब आप ये डबल स्टैंडर्ड्स को आप अप्लाई करना चाहते हैं, दुनिया में डबल स्टैंडर्ड्स कोई भी अप्लाई करे तो वो एक कमजोर आर्गुमेंट गिनी जाती है। यूनिवर्सली करेक्ट आर्गुमेंट जो है उसी का वेट सबसे ज्यादा होता है। तो ये एक मुसलमानों का मेंटल ब्लॉकेज है, और ये जब इसको ओवरकम कर लेंगे तो आप देखें 94 पॉइंट पता नहीं 6% कहते हैं मुसलमान हैं पाकिस्तान में। यहाँ पे कौन सी माइनॉरिटीज हैं जो इस्लाम को या मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? नॉट एट ऑल। अगर ये सेकुलर स्टेट बन जाए कभी, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि जो जब से इन्होंने ये देखें, इसके रूट्स टू नेशन थ्योरी में जाते हैं, और उस पर जब आप बात करेंगे तो फिर शायद दोबारा हम इसके ऊपर आएंगे। लेकिन लेट मी से लाइक दिस कि अगर आप हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर स्टेट चाहते हैं तो वो इसलिए चाहते हैं कि स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट ना करे, आपको वही हकूक हों जो बाकी हिंदुस्तानी सिटीजन्स को हैं। मसलन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल सेकुलर स्टेट नहीं बनाई। उन्होंने कहा है कि हमारा मुआशरा बहुत मजहबी है, तो व्हाट वी कैन डू इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ग्रेट। तो देखें, अपना वहां पे दोनों ईदों की महल छुट्टी होती है, रसूलुल्लाह की पैदाइश पे भी छुट्टी होती है, पब्लिक हॉलिडे। गुरु नानक जी की पैदाइश पे भी नेशनल हॉलिडे होता है, क्रिसमस भी नेशनल हॉलिडे है, और होली और शायद दिवाली भी नेशनल हॉलिडे है। तो उन्होंने इस तरह किया है कि सिंस वी आर अ वेरी रिलीजियस पीपल, द इंडियन पीपल, तो बिल्कुल स्टेट, हाँ, स्टेट जो है वो मजहब की बुनियाद पे लॉज नहीं बनाती, ये एक और बात है, लेकिन हर मजहब की जो है उसकी रिस्पेक्ट भी वो देते हैं। यूरोप के अंदर उन्होंने मजहब को बिल्कुल स्टेट से अलग कर दिया है। तो सेकुलरिज्म की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, लेकिन बेसिक आर्गुमेंट ये है कि जो आपके बोनाफाइडी सिटीजन्स हैं, पॉपुलेशन जो है, उसके राइट्स इक्वल होने चाहिए। इसीलिए जब मोदी साहब ने ये डिस्क्रिमिनेशन सीए या क्या लाया था, तो इतना बड़ा शोर इसलिए मचा था कि अगर आपने रेफ्यूजी में मुसलमानों को नहीं इंक्लूड करना तो ये आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो क्लियर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेशन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली अगेंस्ट ए बोनाफाइडी इंडियन सिटीजन, ठीक है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद रखी हुई है। मेरे ख्याल से ये मॉरली डिफेंसिबल नहीं है, लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपके बाकी सवालों में से इसका जवाब मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैं इस पे आना भी चाह रहा था। आपने बात की कि डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात की। जी जी सर, मैं बेसिकली फंडामेंटली मैं ये समझता हूं कि ये कैसे करके हो सकता है कि किसी मुल्क के अंदर आप किसी को माइनॉरिटी कह दें, या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली आपको जॉब्स देनी पड़े, उनके लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़े। हम तो कहते हैं रियासत माँ के जैसी होगी। और मुझे याद है कि जो मैं कई दफा ये जिक्र करता हूँ, मैं बड़ा खुश होता था जब वजीर आजम इमरान खान जो जब ऑपोजिशन में थे तो ये कहते थे जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से माइनॉरिटी वर्ड ही हटा दूंगा। हमें पता है कि ईसाई जो है, मेरे क्योंकि जहां पे मैं रहता हूँ वहां पे ईसाई ज्यादा है, तो हिंदू या बाकी कास्ट नहीं है मेरे गांव में, जो मेरा जहां से मैं पीछे से हूँ। तो हमने देखा है कि वहां ईसाइयों के साथ वो जो उनके नाम भी जो है वो मुसलमानों वाले हैं। सो जस्ट टू गेट इन मिक्स, वो हमारे साथ कोप अप करने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो जो डिफरेंशिएटेड राइट्स की आपने बात की, ये तो मैं फंडामेंटली गलत समझता हूं। लेकिन सर, ये जो माइनॉरिटी क्लॉज है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्या इसका ताल्लुक इस्लाम की, वो जो इस्लाम की जो रियासत थी उसके हवाले से है, या जो मॉडर्न रियासत को हम समझ नहीं पाए, या इसको कैसे ठीक करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है, और इसका कोई इतना आसान
जवाब देना नहीं है, इसको थोड़ा सा हमको डील करना पड़ेगा हिस्टोरिकली। देखें, दो चीजें हैं जिनका जिक्र होता है। एक तो है अपना वो जो अग्रीमेंट हुई थी मदीना में, जब मुसलमान आए हैं मक्का से, तो वहाँ के यहूदियों और शायद चंद क्रिश्चियंस के साथ उसे कहा जाता है मिसाक मदीना। हाँ जी, मिसाक मदीना। उसमें यह था कि मुसलमान जो हैं और गैर मुस्लिम जो मदीने के रहने वाले हैं, वो अगर उस पर हमला हो तो ये मिल के अपनी स्टेट को डिफेंड करेंगे। तो एक तो वो मिसाल है। दूसरी मिसाल ये है कि ये जो मुआहदा था ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सका। उसकी बैकग्राउंड में अगर आप जाएं तो खासी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस पर हम बात ना ही करें तो अच्छा है। जो बात बाद में सेटल हुई कि कुरान शरीफ की एक आयत है कि मुसलमानों के दरमियान, मुसलमान मुआशरे के अंदर क्रिश्चियन, जूस और एक ग्रुप होता था सेबियंस, वो रह सकते हैं अगर वो प्रोटेक्शन टैक्स जजिया दें। तो वो अपने मजहबी जो अकायद हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, अपनी जो ट्रेड है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मिसाक मदीना जो है, इट वाज सुपरसीडेड बाय दिस कुरानिक वर्स, और उसकी बुनियाद पे जो खिलाफत उस्मानिया में जिसे कहा जाता है मिल्लत सिस्टम जो बना, और मुगलों के दौर, इसमें मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ कि जब मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम की फौजें सिंध के अंदर आईं, तो वहाँ पे फिर उस जनरल ने देखा कि यार यहाँ पे क्रिश्चियंस भी नहीं हैं, जूस भी नहीं हैं और सेबियंस भी नहीं हैं, लेकिन जो ज़्यादा तादाद सिंध की है वो या हिंदू है या वो बुद्धिस्ट हैं, तो इनको कैसे डील किया जाए। तो उसने फिर एक ख़त लिखा, और उस ज़माने में खिलाफत का जो मरकज़ था वो दमिश्क था। ये उमैयद दौर की बातें हैं। तो वहाँ से फिर उलमा ने ये एक फुकहा और उलमा का जो रूलिंग है वो ये है कि ये जो हैं हिंदू और बुद्धिस्ट, ये भी अल्टीमेटली उसी खुदा को बिलीव करते हैं जिसमें हम करते हैं। तो आप कयास के जरिए, कयास कहा जाता है एनालॉजी, कि आप क्रिश्चियंस और जूस और सेबियंस की जो मिसाल कुरान के अंदर है, वो बाय कंपैरिजन, बाय एनालॉजी एक्सटेंड करके आप हिंदुस्तान के गैर मुस्लिमों को भी यही हकूक दें कि अगर वो जजिया दें तो वो मुसलमानों की रियासत के अंदर रह सकते हैं अमन से। ठीक है, ये है इस्लामी कानून साजी जो हुई उस दौर में। और इस पे बाद में झगड़ा भी हुआ कि क्या वाकई हिंदुओं और बुद्धिस्ट और बाद में लेट्स से सिखों को भी उस तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं। लेकिन खैर, ये दोनों फैसले हमारे सामने हैं। बात यह है कि ये सारी चीज़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इससे पहले यूरोप के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत बुरा हाल होता था, यहूदियों के साथ और बाकी जितनी भी माइनॉरिटीज थी। क्रिश्चियन यूरोप के अंदर 16-17 सेंचुरीज में बड़ी खूनख्वार मजहबी जंगें हुई हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स की, लूथरन्स की और कैल्विनिस्ट की। इसलिए यूरोप ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जो हम आजकल अपने दरमियान देख रहे हैं। हल ये हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नई सोच आई कि इंडिविजुअल के राइट्स होते हैं और वो इक्वल होने चाहिए। तो दूसरी बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, इन दोनों हालात में किसको माना गया एज इक्वल? प्रॉपर्टी ओनिंग वाइट मिडिल क्लास मैन। 19वीं सदी में इसी हकूक को फिर कार्ल मार्क्स और बाकी सोशलिस्टों ने एजिटेशन करके वर्किंग क्लास के लोगों को राइट टू वोट दिलवाया। और ये जो 8 घंटे की जो है ना हमारी डेली ऑफिस में जॉब, ये भी सोशलिस्टों की देन है दुनिया को। उससे पहले तो 18-18 घंटे काम लेते थे ये लोगों से। तो ये दो बहुत बड़े रिफॉर्म है, राइट टू वोट एंड 8 आवर्स वर्किंग डे, जो सोशलिस्टों ने
टेबल पे लाए। फिर 20वीं सदी में औरतों ने एजिटेशन करके वोटिंग राइट्स लिए और इक्वल सिटीजन की कैटेगरी में आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएन चार्टर बना, तो उसके बाद मैंने अपनी क्लासों में पढ़ाता हूं कि दुनिया में पहली दफा सिंस 1945 टिल 2021 जितने ह्यूमन राइट्स के ये कवेनेंट और ट्रीटीज आई हैं वो पिछले 2500 साल में नहीं आई। तो आज की दुनिया के अंदर किसी किस्म की भी डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, मजहब की हो, नस्ल की हो, जात की हो, हाँ जी, जुबानी लासानी जुबानों पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं की जाती। हम जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले दौर जो था ना, कम्युनिटी वाइज राइट्स यहूदियों के और क्रिश्चियंस के और हिंदुओं के और सिखों के और विद इन द मुस्लिम स्टेट हम उसी जगह पे रुके हुए हैं। वहां से जंप लेनी पड़ेगी इनटू द मॉडर्न पीरियड। और पाकिस्तान में तो कोई डर ही नहीं है, जहां पे आप कहते हैं 96% लोग मुसलमान हैं, वहां पे कोई मिनॉरिटी आपका क्या कर सकती है यार। सही कह रहे हैं। इंडिया के अंदर तो उन्होंने शोर मचाया है ना मोदी के फॉलोअर्स ने कि देखें इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और ये 14 की बजाय 15% हो गए हैं, तो पता नहीं अगले 1000 साल में मुसलमान मेजोरिटी में हो जाएंगे। सब वो नॉनसेंस बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो इस किस्म का डर हो ही नहीं सकता। और जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और जो बाकी चंद हैं, ये तो बेचारे कमजोर लोग हैं, ये तो सन्स ऑफ द सॉइल हैं, इस धरती के सबसे पुराने बाशिंदे हैं, जिन पे बाकी लोगों ने आके हुकूमतें की और उनको दबा के रखा। मैं समझता हूँ अगर इमरान खान वाकई कोई इंसान दोस्त आदमी है और वो माइनॉरिटीज को नहीं मानते, तो सबसे बड़ा इनकलाब ये होगा कि आप ये सारी डिस्क्रिमिनेशन को जीरो कर दें और सबके इक्वल राइट्स करें। और एक और चीज है जो इंडिया ने की और हमें भी किसी तरीके से करने पड़ेगी, शायद होती भी है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर विद इन हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा मसला था जो उनके दलित थे। अगर आप सिर्फ कह देते कि यहाँ पे एवरीबॉडी इज इक्वल, तो फिर भी एक आम दलित जो 2500 साल से कभी ना स्कूल में गया है, ना उसको कोई साफ काम कभी मिला है, ना कभी किसी कॉलेज में उसको बैठने की इजाजत मिली है, तो वो फिर वहां ही दब के रहते ना जी। लेकिन रिजर्वेशंस के जरिए उन्होंने एक एजुकेटेड दलित इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल्स तैयार किए, जिन्होंने फिर हिंदुइज्म की जो कास्ट सिस्टम है उसको हर रोज वो चैलेंज करते हैं। तो हमें भी अपनी जो पुरानी लॉज हैं वो अपने जमाने में ठीक थी, उसमें एक इंसाफ की पोजीशन भी थी, लेकिन दुनिया गई है बदल। अगर आप पाकिस्तान को 20वीं 21वीं सदी का एक प्रोग्रेसिव मुल्क बनाना चाहते हैं तो ये सारी पुरानी लॉज खत्म करनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अगर आप सवाल करें तो वो एक और मसला है। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें ये जो पुराने रिप्रेसिव लॉज हैं बदलना पड़ेंगे। मैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पे भी आना चाहता हूं, लेकिन एक तो इम्पोर्टेंट आपने बात की है ना सर, जो लॉज बदलने पड़ेंगे। तो सर देखिए, हमारे मुल्क का जो अप्रोच है इसे हम बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। हालांकि प्राइमरीली जो इस्लाम की अप्रोच है वो बॉटम अप है सर। तो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूरी जिंदगी बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट की, स्लोली। हमने यहाँ पे कमजोर और इस्लामिस्ट क्लास ने हमारे ऊपर चीजें थोप दी। सर, इसका मतलब ये हुआ, जो आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ हमें तो फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ पे पाकिस्तान में मैंने बहुत तबकों के अंदर, सिर्फ एक तबका नहीं, मुख्तलिफ तबकों के अंदर ये बात होते हुए सुनी और मैं महसूस की है। गो के इसके ऊपर बात करना भी कुफर होगा शायद यहाँ पे जो हालात हैं, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बात की जाए 1949 में जो पास हुआ, जिसके ऊपर आपने कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया। सो डू यू रियली बिलीव कि अगर हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है तो रियासत के अंदर या स्टेक होल्डर्स के अंदर इतनी मैग्नानिमिटी होनी चाहिए कि वो कहें कि लेट्स टॉक फ्रॉम द स्क्रैच, हमें शुरू से बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज हम अपनी सिम रास्ते में कभी यहां से ठीक कर ली, यहां से खराब हो गई। हाउ डू यू सी दिस सर, कि हमें वाकई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बात करनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स को पॉलिटिकल मैग्नानिमिटी शो करनी है? वाह, आई लाइक द वर्ड मैग्नानिमिटी जो आपने इस्तेमाल की है। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे ज्यादा मुनासिब
लफ्ज आज की डिस्कशन में मिरहल और कोई नहीं है, बट लेट मी प्रॉब्लमेटाइज इट। देखे, मुझे आपने बुलाया एज अ स्कॉलर, सर 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 तो मेरा काम है कि आपकी इस ऑप्टिमिज्म को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी जी शो करूं। प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान की तकसीम की बुनियाद ही ये थी कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं और ये मिलके नहीं रह सकती। इसकी बुनियाद पे 7 साल आपने जो कैंपेन की, और उसके बाद जब पार्टीशन हुई तो 1 मिलियन से ज्यादा हिंदू, मुसलमान, सिख गाजर मूली की तरह कत्ल किए गए, बच्चों को नेज़ों पे उठाया गया, औरतों को रेप किया गया, बुजुर्गों को जला दिया गया। ये सारी मेरी पंजाब पार्टीशन में ये सारे फैक्ट्स हैं, और किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किए, क्योंकि हो नहीं सकते चैलेंज। हमने दोनों तरफ जाके जो सर्वाइवर्स थे और जो जिन्होंने ये दिन देखे थे, उन सबके इंटरव्यू किए, और लम्स की आर्काइव्स में जो चाहे ये इंटरव्यू सुन भी सकता है। तो द फैक्ट्स आर ऑल इन द पब्लिक। अब 7 साल आपने ये मुहिम चला के 1,000 साल या उससे भी ज्यादा जो एक मिलजुल के रहने का फलसफा था, जिसमें सूफियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, भक्तियों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, अकबर बादशाह, एम्परर अकबर की पोजीशन भी है, शेर शाह सूरी का भी अगर आप देखें रिफॉर्म्स, तो जो आपके प्रोग्रेसिव लोग थे उन्होंने तो यही कहा कि इस इलाके की प्लूरलिज्म को आप एक्सेप्ट करें और किसी तरीके से मिलजुल के रहने का जो फलसफा है। और वो सूफियों में भी एक सोच है ना, वादतुल वजूद, जिसमें से बुल्ले शाह और शाह हुसैन और सुल्तान बाहू और मियाँ मोहम्मद बख्श और ख्वाजा गुलाम फरीद, इन सारों का कलाम देख लें तो ये प्यार की बातें हैं। जलालुद्दीन रूमी से शुरू होता है, इब्ने अरबी से भी आप ले जा सकते हैं ये सारी सोच को। लेकिन टू नेशन थ्योरी बेसिकली एक डिवाइसिव थ्योरी थी, ये मुझे कहना पड़ेगा, और आप मेरी बात मुझे करने दें। हाँ। आपने वो बातें इस्तेमाल की जो कि लोगों को डिवाइड करती थी। जो उनमें कॉमन था, यानी मोहम्मद अली जिन्ना से कोई पूछे कि अगर हिंदू इतने ही बुरे थे तो ये सारे लाहौर पे और पंजाब पे करम 1,000 साल में किसी मुसलमान ने क्यों नहीं किया, किसी और ने क्यों नहीं किया? सबसे ज्यादा करम तो सर गंगा राम ने किया है। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? तो ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये बेसिकली एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसका जब अमल किया गया और एक खूनी किस्म का पार्टीशन हुई, तो फिर ये मुमकिन नहीं था जिन्ना साहब के लिए या किसी और के लिए कि उन मुसलमानों को जो लूट के और ये इधर आए थे जान बचा के, उनको कहा जाए कि यहाँ पे सबके इक्वल राइट्स होंगे। भाई पाकिस्तान तो बना ही मुसलमानों के लिए था। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल वो क्या कहते हैं रिविजनिस्ट प्रोपोगेंडा है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसने डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पैदा की। नो, नॉट एट ऑल। मेरी जिन्ना वाली किताब में मैंने शो किया है कि 11 अगस्त की स्पीच का सब जिक्र करते हैं। 13 अगस्त को ही मोहम्मद अली जिन्ना ने जब माउंट बैटन के बैंक्वेट में जिक्र किया तो उसने कहा कि देखें, आपकी अपनी रियासत बन गई है और मुसलमानों के बहुत बहुत अजीम लीडर हुए हैं, जिस तरह के एम्परर अकबर। तो कायद आजम ने खड़े होकर कहा कि अकबर तो बाद की बात है, सबसे बड़ी तो हमारी मॉडल है होली प्रॉफिट, जिन्होंने पहले यहूदियों और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और उसके बाद उनको बड़ा अच्छी तरह ट्रीट किया। तो उसके बाद 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन में कायद आजम का बयान है कि मुझसे बार बार पूछते हैं कि शरिया की क्या, भाई हमें तो 1300 साल पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मिल गई थी और शरीयत के बाहर हमारी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन सकती है उन प्रिंसिपल्स के। तो फिर उन्होंने दोबारा वही बात की। अब बात यह है कि स्टेट बनाने वक्त जो आर्गुमेंट थी और 2021 में पाकिस्तान को वहां से निकल के आगे जाने के लिए आपको ये सारी सोच को हिस्ट्री का हिस्सा बनाना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि 2 स्टेट्स हैं, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, द ब्रिटिश,
एंड द 6, ये 3 जून को जो स्पीचेस हुई हैं वहां पे देख लें, सबने मान लिया कि पार्टीशन होगी और 2 मुल्क बनेंगे। तो 2 मुल्क बन गए। बुनियाद बनने की जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन, उसमें डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद एग्जिस्ट करती थी। लेकिन अब हम इस फैसले पे आ सकते हैं कि पाकिस्तान गया बन, जो हम चाहते थे कि हमारा एक अलग मुल्क बन जाए, कम से कम 2/3 मुसलमानों का, 1/3 हम वहां छोड़ा है ना। तो अब तो ये पाकिस्तान है, अंडर इंटरनेशनल लॉ है। नाउ वी गिव अप जो डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस थी 2 नेशन थ्योरी की, एंड वी क्रिएट ए न्यू पाकिस्तान। क्योंकि अगर मुसलमानों का तब ये फैसला था, तो अब एक नया फैसला नहीं हो सकता कि ये हमारा मुल्क है। और ये जो मुल्क है ये एक मिसाली किस्म का मुसलमानों का मुल्क होगा, जहाँ पे मेजॉरिटी मुसलमानों की होगी, लेकिन माइनॉरिटीज को सेम राइट्स होंगे, इंक्लूड किया जाएगा और इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। Exactly. लिहाजा मेरे ख्याल से ये दोनों चीजें समझ के आगे जाना चाहिए। देखे, आफ्टर ऑल अपार्टाइड रिजीम बनी थी कि नहीं, तो उन्होंने भी तो अपनी उस रिजीम को खत्म कर दिया। तो पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना था उसको अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अपना मुल्क है। नो नॉन मुस्लिम कैन थ्रेटन पाकिस्तान, यू आर अ न्यूक्लियर पावर। आप अपनी एक्सटर्नल पॉलिसीज को, इंटरनल पॉलिसीज को एक रोशन ख्याली से आगे ले जा सकते हैं। लिहाजा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कैन बी पुट असाइड एज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आफ्टर ऑल बरतानिया के अंदर स्लेवरी थी ना, जब ये अपनी पार्लियामेंट भी थी उनके साथ, पार्लियामेंट भी होती थी, तो स्लेवरी को भी डिफेंड करते थे। वो सारी लॉज खत्म नहीं कर दी उन्होंने। तो हम क्यों नहीं अपने पाकिस्तान को 21वीं सदी का एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम मुल्क बना सकते हैं, जिसमें सब इक्वल होंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये बनने में इस्लाम का कोई रोल नहीं था। नॉट एट ऑल। यही मेरी जिना अली किताब जो है वो हर किस्म के इस झूठ को क्वेश्चन करती है और एविडेंस देती है कि ये बकवास है। अब बोले सो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 2 नेशन की जो थ्योरी है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर उन्होंने एक्सप्लेन किया है 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। 2 नेशन थ्योरी जो कि हमें भी स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में भी है कि पाकिस्तान बना क्यों था। 2 नेशन थ्योरी का क्वेश्चन आता है हमेशा पेपर में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पाक स्टडीज़ में, मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ हमारा एक सिलेबस है उसमें। सो हमेशा उसमें ये डिस्कस हो रहा होता है कि ये 2 नज़रिया तौर पे बनाया गया था, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान ज़्यादा हुआ करते थे, तो इस वजह से वो दोनों एक साथ रह नहीं सकते थे, तो उनको अलग कर दिया मुस्लिम्स। इसलिए मुस्लिम्स के लिए एक अलग कंट्री बनाने का सोचा गया। तो फिर वो करारदाद पास हो गई, उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। तो इस तरह की ये 2 नेशन थ्योरी का था। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की, माइनॉरिटीज़ में आप क्रिश्चियंस को ले लें, हिंदुज़म को ले लें, आप बुद्धिज़्म को, कुछ भी ले लें, तो अगर अब मुस्लिम नज़रिए से, अगर इस्लामी नज़रिए से पाकिस्तान को बनाया है, और हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी लोगों को, मुस्लिम्स लोगों को राइट्स मिलें, और वो लोग जो है उनको कोई भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ के साथ मतलब कि जिस तरह की आए दिन न्यूज़ सुनने को मिलती हैं, जो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये समझ नहीं आता उनकी इबादत का तोड़ना, उनकी हर चीज़ को मतलब कि इस तरह से ख़त्म कर देना। तो जबकि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, वो पहुंचा भी नहीं सकते वो लोग। तो जब माइनॉरिटीज़ की बात होती है, तो वो खुद से ही वो सोचने से पहले करने से पहले सोचते हैं कि यार अगर ये करेंगे तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो उनके आगे हम कहीं दब ना जाए। तो वो इस चीज़ को लोग सोचते हैं। ये मैं अपना एक ओपिनियन दे रही हूँ। तो अब बेसिकली अब इससे तो इस्लाम को कोई खतरा हो नहीं सकता, लेकिन अगर लोग इस चीज़ को सोच कर कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को दबा दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। इक्वल राइट्स होने चाहिए। अगर हिंदुज़म पाकिस्तान में है, हिंदू पाकिस्तान में है, तो आपके मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में भी हैं। हाँ, वो मेजॉरिटी में वहाँ पर हैं, यहाँ पर भी मेजॉरिटी में है, लेकिन वहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर इश्तियाक सर ने कहा कि वहाँ पर ईद की भी ईद की हर चीज़ की आपको जो है वो छुट्टी मिलती है, जैसे दिवाली की होती है, हर चीज़ की होती है। तो सेलिब्रेशन जो होती है हर मज़हब को मिलती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
अगर हम बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पर भी छुट्टियाँ मिलती हैं जो मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं सबको नहीं मिलती। कि अगर हम कहें कि आज क्रिसमस है तो सबको ऑफ मिल जाए, इस तरह नहीं होता है। यहाँ पर ऑफ सिर्फ उनको मिलती है जिनकी कम्युनिटी की सेलिब्रेशन होती है। जैसे दिवाली होती है तो दिवाली की ऑफ मिलती है, तो इस तरह से होता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबको बराबर रखना चाहिए, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, किसी के मज़हब के तौर पर उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं कहना चाहिए जस्ट बिकॉज की मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़, इसका डिफरेंस देख के आप उनको, बल्कि आपको तो इस तरह से माइनॉरिटीज़ को रखना चाहिए, मेजॉरिटी से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को सुनना चाहिए। कि माइनॉरिटी जो है उसको अगर आप सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, वो खुश होंगे, वो आपके साथ इत्तेफाक करेंगे। वैसे इत्तेफाक कभी भी करते हैं, लेकिन क्या पता वो दबाव से करते हों, क्या पता वो इस डर से करते हों कि वो मेजॉरिटी के आगे दब ना जाए। माइट भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और हमें अपने माइंड को चेंज करना चाहिए। हम अगर दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है यूके में चले जाएं, यूएसए में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, हर जगह पर कहीं पर भी, चाइना में चले जाएं, हम वहाँ के माहौल में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। हमें वहाँ का माहौल बिल्कुल सही लगता है, जबकि हमें पता भी है कि वहाँ पर मेजॉरिटी इस चीज़ की है, हम लोग माइनॉरिटी में आते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं और हम लोग बिल्कुल आसानी से रहते हैं क्योंकि वहाँ का निज़ाम अच्छा है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ का निज़ाम क्यों अच्छा नहीं है, क्यों हम लोगों को ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज यहाँ की जो हम लोगों की जो डिवाइड हुआ था 1947 में, उसके बाद जब इतने सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इतने लोगों की इतनी कीमती जाने, मतलब कि हिंदुज़म, सिखिज़म, मुस्लिम सब की जो है वो जाने गई और फीमेल्स के साथ इतना बुरा हुआ, इंतहा का बुरा हुआ। ये चीज़ मुझे सुनकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना गलत किया गया है इन लोगों के साथ। उस वक्त हम लोग नहीं थे, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को सोचना चाहिए कि ये वक्त उस टाइम पर था तो आज भी आ सकता है। लेकिन बात वही है कि हमें माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो बात करनी पड़ेगी। अगर बात नहीं करेंगे और अगर अपने आप को इक्वल नहीं रखते तो फिर आगे कभी भी हम बढ़ नहीं सकते। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर पार्ट 2 कहेंगे आप तो हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। सो ये था पार्ट 1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।